सच्चाई का लेकर शस्त्र, अहिंसा का लेकर अस्त्र। सच्चाई का लेकर शस्त्र, अहिंसा का लेकर अस्त्र। तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया। दुश्मन से भी प्यार किया, मानवता पर उपकार किया। हे गांधी तुझे नमन, हे गांधी तुझे नमन। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम कड़ी दर कड़ी मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ को लेकर हम आ रहे हैं, अर्थात सत्य के प्रयोग। उनके जीवन में जो भी उन्होंने सत्य के प्रयोग किए, उनका वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया। हम अंश दर अंश एक नई चीज को लेकर आते हैं और उस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मोहनदास की विलायत की तैयारी। अंश का नाम है विलायत की तैयारी। मोहनदास कहते हैं कि 1887 में 1887 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वो कहते हैं कि इन दिनों देश का और गांधी परिवार का दोनों का एक जैसा हाल था। देश में भी अर्थव्यवस्था कमजोर थी और गांधी परिवार का भी गरीबी से बुरा हाल था। और काठियावाड़ के पास में जो भी परीक्षा केंद्र होते थे वो एक अहमदाबाद था या फिर बम्बई था, और काठियावाड़ के लोग तो अहमदाबाद को ज़्यादा पसंद करते थे। मोहनदास कहते हैं कि राजकोट से अहमदाबाद की इनकी ये पहली यात्रा थी। मोहनदास आगे बताते हैं कि अब वो कॉलेज में जाने वाले थे और काठियावाड़ के पास में बम्बई में भी कॉलेज था और भावनगर में भी कॉलेज था, लेकिन उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में अपना दाखिला लिया और वो कॉलेज में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। मोहनदास बताते हैं कि कॉलेज में ज़्यादा रुचि नहीं आती थी, ज़्यादा नहीं रुचता था कॉलेज। वहाँ के व्याख्यान मुझे समझ नहीं आते थे, ना ही मेरी अध्ययनशाला में मन लगता था। इसका कारण वहाँ के शिक्षक नहीं, मेरी ही कमी थी कि जो मैं उसमें रुचि नहीं ले पा रहा था। कई बार कॉलेज जाने का मन होता भी था और नहीं भी होता था, फिर भी मैं कॉलेज जाया करता था। मोहनदास कहते हैं कि हमने अपना पूरा एक सत्र किया और सत्र को पूरा करने के बाद मैं घर जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ, माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि बेटा मेरा बहुत दिनों बाद घर पर आया है। मोहनदास आगे बताते हैं कि उनके कुटुंब के एक सलाहकार थे, मावजी दवे। एक ब्राह्मण सलाहकार जिनका नाम मावजी दवे था, उनको वो जोशी जी कहकर बुलाते थे। मोहनदास बताते हैं कि इन्होंने पिताजी के गुजरने के बाद भी हमारे परिवार के साथ संबंध रखा और जब जरूरत पड़ी अपनी सलाह देते रहे। बातों ही बातों में उन्होंने मेरे भाई से पूछा कि मोहनदास इन दिनों क्या कर रहा है। तो भाई ने बताया कि वो भावनगर के सामलदास कॉलेज में उसका दाखिला हो गया है और उसमें अध्ययन कर रहा है बीए का। जैसे ही जोशी जी को ये पता चलता है, जोशी जी बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं कि अब जमाना बदल गया है, अब तुम्हें बीए करने में केवल इतना समय नहीं लगाना चाहिए। अगर तुम बीए करोगे भी तो 4 साल लग जाएंगे तुम्हें।
और फिर नौकरी जो मिलेगी वो 50 से 60 रुपए की मिलेगी। और इतने से पैसे में कहाँ गांधी परिवार का खर्च चलेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई एक अच्छी नौकरी पकड़ना चाहिए, या तो वो तुम्हारे पिताजी के दीवान की तरह हो या उससे कोई बड़ा पद हो। मेरी तो ये इच्छा है। ऐसा जोशी जी कहते हैं। जैसे ही ये बातें मोहनदास को सुनाई पड़ती हैं, मोहनदास सोचते हैं कि इन्होंने तो मेरे मन की बात कह दी। मोहनदास आगे बताते हैं कि जोशी जी कहते हैं बातों ही बातों में कि यदि कबा गांधी की गद्दी अगर किसी को मिल सकती है तो वो मोहनदास ही है, क्योंकि मोहनदास अभी पढ़ रहा है और बगैर पढ़े किसी को ये गद्दी मिल नहीं सकती, क्योंकि काम दीवान का है। मेरे ख्याल से मोहनदास को विलायत भेजना चाहिए। तो वो जोशी जी थे जिन्होंने मोहनदास को विलायत जाने की सलाह दी थी। वो कहते हैं कि मोहनदास को विलायत भेजना चाहिए, वहाँ जल्द से जल्द वो अपनी वकालत की डिग्री ख़त्म कर लेगा और फिर आके वो दीवान या फिर कोई नौकरी कर लेगा। जोशी जी कहते हैं कि मेरा बेटा केवल राम वहीं से वकालत पढ़ा है और आज बहुत बड़ा बैरिस्टर है। उससे बोल के मैं कोई 1-2 पत्र लिखवा दूंगा जिससे वहाँ आसानी हो जाएगी और विलायत में डिग्री भी जल्दी मिल जाती है कम समय में। और जल्दी डिग्री ले लोगे तो जल्द से जल्द दीवान का पद भी तुम्हें मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको मोहनदास को विलायत भेजना चाहिए। जोशी जी ने इस भाव से जैसे ही मोहनदास की तरफ देखा तो मोहनदास बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि जैसे मानो आपने मेरे हृदय की बात छीन ली हो। मेरा भी उस कॉलेज में कोई मन नहीं लगता, मेरा भी दिल करता है कि कुछ और पढ़ा जाए। पता नहीं क्यों सामलदास कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं उसमें अध्ययन करूं। आगे वो पूछते हैं क्यों तुम्हें विलायत जाना पसंद है। मोहनदास बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मोहनदास बड़े बेबाक तरीके से कह देते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, पर क्या मैं डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकता। ये बात जैसे उनके बड़े भाई सुनते हैं तो मोहनदास के बड़े भाई मोहन को समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। कहते हैं क्यों नहीं कर सकते। उनके बड़े भाई बताते हैं कि जब भी पिताजी के पास बैठ के तुम्हारी बातें हुआ करती थी तो वो कहते थे कि मुझे डॉक्टरी का पेशा बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो पेशा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं जिसमें हाड़ मांस फाड़े जाते हैं। इसलिए तुम डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं करोगे, करोगे वकालत की ही पढ़ाई। जोशी जी ने इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे पिता की तरह डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं है, कोई आरुचि नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, कोई आरुचि नहीं है। आप डॉक्टरी चाहें तो डॉक्टरी भी पढ़ सकते हैं, पर यह आपका मत है कि आपको पढ़ना क्या है। यदि आप वकालत पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है,
और आप मुझे अपने घर का सलाहकार समझते हैं, तो मैं अपनी सलाह दे चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब भी आऊँगा कुछ अच्छी खबर सुनूंगा कि मोहनदास विलायत जा चुका है या तैयारी कर रहा है। जोशी जी कहते हैं, बैरिस्टर होने में ही बुद्धिमानी है और तुम उससे बड़े पद पर जाते होते हो, ये और बड़ी बुद्धिमानी की बात है। माताजी से विदा लेते हुए जोशी जी वहाँ से चले जाते हैं। जोशी जी जाते हैं और मैं हवाई किले बनाना शुरू कर देता हूँ कि मैं विलायत पहुँच गया हूँ। पर यहाँ हालात तो कुछ और ही होते हैं, क्योंकि विलायत जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। इतना पैसा भी कैसे आया। माताजी को उधर वियोग की बातें न जची। वो कहने लगी कि तुम यहां से चले जाओगे, मैं कैसे रह पाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट होगा। और फिर अपने कुटुंब में अब मैं बड़ी नहीं, मुझसे भी बड़े अभी तुम्हारे चाचा जी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तुम्हें उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। वो जैसा कहें तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। मोहनदास अपने बड़े भाई के साथ पोरबंदर जाने के लिए चाचा जी के पास तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई कहते हैं कि पोरबंदर राज्य पर भी हमारा हक है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे चाचा जी के परिचित के हैं, अगर वो उन्हें एक पत्र लिख देंगे तो उनसे राज्य की तरफ से भी कुछ मदद मिल जाएगी। मोहनदास को ये सुझाव और भी अच्छा लगता है। वो बताते हैं कि वो पोरबंदर से, माफ़ी चाहूँगा, वो पोरबंदर के लिए निकल जाते हैं। वो बताते हैं बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता है। और जैसे ही वो निकलते हैं तो बताते हैं कि रास्ते में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है धौराजी। वो धौराजी पहुंच जाते हैं और वहाँ से पता चलता है कि यदि ऊँट की सवारी कर लो तो एक दिन पहले पहुँच जाते हैं। तो धौराजी से वो ऊँट की सवारी कर लेते हैं और पोरबंदर के लिए रवाना हो जाते हैं। मोहनदास कहते हैं कि उनके जीवन में ऊँट की सवारी का ये पहला अनुभव था। मोहनदास कहते हैं कि मैं अपने डरपोक होने की बात तो पहले ही कह चुका हूं, लेकिन मेरा डर आज कहाँ गया मुझे नहीं भाता। मुझे नहीं पता कि मेरा डर कहाँ चला गया। मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, चाचा जी का हाल चाल पूछा, चाचा जी को सारा वृतांत बताया। चाचा जी बोले, तुम्हारे पढ़ने से मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर वहाँ जाके लोग रिश्ते भूल जाते हैं, धर्म की जगह अधर्म की बातें और काम करते हैं, मांस खाना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। और मेरे परिचित में तो ऐसे कई बड़े बैरिस्टर हैं जो 24 के 24 घंटे मुंह पर सिगार लगाए रहते हैं। पर मुझे तुम्हारे जाने से कोई ऐतराज नहीं, तुम जा सकते हो। मैं तो वैसे भी यात्रार्थ हूँ, ना जाने कितने दिन इस धरती पर टिकूंगा और कब मैं इस दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। तो मुझे तुम्हारे जाने से कोई ऐतराज नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे तुम्हारे माताजी की इच्छा, वो जैसा कहें सो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मोहनदास उनका आशीर्वाद लेते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मुझे आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी जो आपने पूरी की। धन्यवाद। जैसे ही चलते हैं मोहनदास को याद आता है कि उन्हें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पत्र लिखवाना है जो चाचा जी के बहुत करीबी हैं। मैं चाचा जी को बोलता हूँ कि आप एक पत्र लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब के लिए कि वो राज्य की तरफ से कोई मदद कर दें। पर चाचा जी कहते हैं कि पत्र लिखना शायद उचित नहीं, लेकिन वो गांधी परिवार से परिचित हैं। एक काम करो, तुम गांधी परिवार की ओर से पत्र लिखो और उसमें मदद की गुहार लिख दो। वो मुझे पता है अवश्य हमारी मदद करेंगे। ये बात मोहनदास को जम जाती है। मोहनदास पत्र लिखते हैं और चाचा जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से विदा लेते हैं। मोहनदास आगे बताते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के घर पहुँचते हैं तो पत्र अंदर भिजवा देते हैं। पत्र भिजवाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर साहब उन्हें सीढ़ियों पर ही मिल जाते हैं और वो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं कि बेटा तुम अभी क्या कर रहे हो। मोहनदास कहते हैं मैं जवाब देता हूँ कि मैं अभी बीए कर रहा हूँ और मैं विलायत जाना चाहता हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहते हैं कि जब तुम्हारी बीए पूरी हो जाए तब तुम आना। और इतना करके कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उनसे और आगे बात बढ़ाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मोहनदास कहते हैं कि उनकी इस बात से थोड़ी सी निराशा तो हुई, पर मेरी तुरंत ही नज़र पत्नी के जेवरातों पर चली गई। पर मोहनदास कहते हैं कि मैं इतना भी निराश नहीं हुआ। मैं वहाँ से फिर निकल आता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने कितनी ही बातें मन में सोची थी, मैंने कितने ही वाक्य अपने अंदर रखे थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ऐसे बोलूँगा, ऐसे कहूँगा। पर उन्होंने तो कहा कि सिर्फ बीए पूरी हो जाए तब मिलना। और मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ, चला आता हूँ, घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद जोशी जी को सारी कथा सुना देता हूँ, माता जी को पूरी बात बता देता हूँ और जोशी जी से मशवरा लेता हूँ कि अब क्या किया जाए। जोशी जी कहते हैं कि भले ही मोहनदास को कर्ज लेके बाहर भेजा जाए, पर मोहनदास को विलायत कर्ज भेजना जरूर है, बाहर भेजना जरूर है। माफी चाहूँगा, कुछ शब्दों का बीच में गलत हो गए हैं, कोशिश करूँगा आगे से ना हो। मोहनदास कहते हैं कि जोशी जी से मशवरा करते हैं। जोशी जी कहते हैं कि चाहे कर्ज लेना पड़े पर मोहनदास को विलायत ही भेजा जाए। इस स्थिति में फिर मैं कहता हूँ कि एक काम करते हैं कि पत्नी के कुछ जेवरात रखे हैं, उनसे 2 से 4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, कुछ तो काम होगा। पर मेरे पिता समान भाई मुझसे भी बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मना किया कि इस तरीके से घर के कोई जेवरात नहीं बेचे जाएंगे। वो पैसे का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। और मेरी माता कितनी भोली है, वो हर बार यही सोचती कि कैसे भी मोहनदास को रोका जाए, क्योंकि माताजी को भी बड़ा डर रहता है कि कहीं हमारा मोहन हमसे दूर ना चला जाए। अब मैं उनको ये तसल्ली दूं कैसे। माताजी तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पूछती हैं और उनको पता चलता है। कोई उनसे कह देता है कि वहाँ जाके लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो कोई कहता है कि वहाँ जाके लोग मांस खाना शुरू कर देते हैं,
गलत संगत पकड़ लेते हैं, सिगार पीना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सी बातें माताजी के सामने आती हैं तो माताजी मुझे मना करने लगती हैं कि तुम्हारा जाना उचित नहीं। पर मैं कहाँ मानने वाला था। माताजी को बहुत समझाता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा कि जिससे गांधी परिवार की आन खराब हो, पिताजी का नाम खराब हो। पर माताजी मुझे जोशी जी के बाद बेचरजी स्वामी जी के पास भेज देती हैं सलाह लेने के लिए। बेचरजी स्वामी एक मोड़ बनिए थे जो पहले जैन साधु हुआ करते थे और वो भी एक सलाहकार थे हमारे परिवार के। उन्होंने भी पिताजी के गुजरने के बाद हमारे परिवार से संबंध रखा। मोहनदास कहते हैं बेचरजी स्वामी जी के पास हम पहुंचते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि इनसे हमें 3 वचन लेना चाहिए कि मोहनदास तुम कभी शराब का सेवन नहीं करोगे, मदिरा का सेवन नहीं करोगे। मोहनदास तुम कभी मांस का सेवन नहीं करोगे और स्त्रियों से हमेशा दूर रहोगे। मोहनदास ये तीनों वचन अपनी माँ को देते हैं कि मैं कभी भी मांस का सेवन नहीं करूँगा, मदिरा का सेवन नहीं करूँगा और स्त्रियों से हमेशा दूर रहूँगा। और जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा ली, माता ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मोहनदास आगे बताते हैं, हाई स्कूल में सभा हुई। राजकोट के एक युवक का विलायत जाना लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित लगा। जवाब में मैं बहुत कुछ लिख कर ले गया था सभा में। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा था। मेरा सर चकरा रहा था। मैं बहुत गलत और सही बोल रहा था। मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला, पर लेकिन इतना याद है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर खा के कुछ देर में गिर जाऊंगा। लेकिन जो भी बातें हुई सो हुई। मैं बड़ों का आशीर्वाद लेके बड़े भाई के साथ बम्बई के लिए रवाना हो गया और ये बम्बई के लिए मेरे जीवन की पहली यात्रा थी। पर अच्छे कामों में 100 विघ्न आते हैं। कैसे भी मैं बम्बई बंदरगाह पर तो पहुंच गया, पर इतनी आसानी से इस बंदरगाह से छुटकारा मिलने वाला ना था। क्योंकि जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो 100 विघ्न आते हैं। पर लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था। मैं बम्बई के लिए रवाना हो जाता हूँ और मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और जैसे ही मैं बम्बई के बंदरगाह पर पहुँचता हूँ, कई सारी परेशानियाँ रहती हैं जिसको लेकर हम आगे के अंश में बात करेंगे। तो ये थी मोहनदास के जीवन पर आधारित विलायत की तैयारी, जिसमें आपने देखा कि मोहनदास के भाइयों में आपस में कितना प्रेम था, कितना भाईचारा था। कि मोहनदास के बड़े भाई ने जेवरात बेचने से मना कर दिया और उन्होंने कहीं से कर्ज लेकर मोहनदास को पढ़ने के लिए विलायत भेजने का प्रबंध किया और मोहनदास विलायत जाने को तैयार होते हैं और मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं। इसके आगे के अंश की हम बात करेंगे अगली कड़ी में कि वो विलायत पहुंच पाते हैं या नहीं, कब इनको जाति से बाहर किया जाता है। ऐसे कुछ अंश हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद।